मित्रों नमस्कार। ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रतिदिन की तरह इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट, जो 12 प्रैक्टिस सेट है नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए ये जो प्रैक्टिस सेट 12 नंबर है इसको हल करते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक पुरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। यानी मध्य पाषाण काल का एक पूरा स्थल है दमदमा, वहाँ की पशुओं की कुछ हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसका अध्ययन किसने किया है ये बताना है। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं। ए में KN प्रसाद और P यादगिरी, बी नंबर है DR शाह और AK शर्मा, सी नंबर है शांतनु वैद और पंकज गोयल, डी नंबर है PK थॉमस और PP जोगलेकर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, उत्तर देना है। इसका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी PK थॉमस और PP जोगलेकर ने दमदमा नामक स्थान से प्राप्त मध्य पाषाण कालीन की हड्डियों का अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। यानी कौन सा स्थान जो है जहाँ से कृषि स्थल प्राप्त हुआ, लेकिन वो झील किनारे है, जो सबसे पहले का है। ऑप्शन दिए गए हैं चिरान, बी नंबर है लहुरा देव, सी नंबर है मेहरगढ़ और डी नंबर है महदहा। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी लहुरा देव से जो है झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल प्राप्त हुए हैं। मित्रों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में जो है झील के किनारे ये लहुरा देव नामक स्थान जो पड़ता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मित्रों यहाँ से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और महत्वपूर्ण यह भी है कि मेहरगढ़ में जो दोस्तों प्राप्त कृषि का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि लहुरा देव का जो है दोस्तों जो साक्ष्य है वो 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा अपना ये, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित अशुलियन स्थल हैं। यानी कौन से दो जो हैं स्थल हैं, लेकिन वो अशुलियन स्थल हैं बताना है। चिरकी निवासा, दूसरा नंबर है चिरान, तीसरा नंबर है बाघोर, चौथा नंबर है हुसंगी। बताना है मित्रों इसको। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यानी कि चिरकी और निवासा तथा हुसंगी, ये दोनों ऑप्शन जो हैं ऑप्शन में दिए गए हैं, यही जो हैं दोस्तों अशुलियन स्थल हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों चिरकी निवासा जो है और हुसंगी उत्खनन एशुलियन स्थल हैं। एशुलियन जो है दोस्तों उपकरणों में हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यह है, निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालक्रमानुसार लगाना है। तो लगाइए इसको, कैसे लगाएंगे। निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालक्रमानुसार लगाना है मित्रों, लगाइए। तो आहाड़ है, बीरभानपुर है, श्रावस्ती है और गुफकराल है। मित्रों इसको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं कूट विकल्प, तो हम इसमें ही नोट कर देंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हम मिलान करेंगे तो जो हमारा क्रम आएगा दोस्तों वो आएगा पहले बीरभानपुर ए नंबर में, यानी कि पहले आएगा इसका 2 नंबर मित्रों ये, और फिर आएगा दूसरा जो है हमारा ये 4 आएगा, यानी गुफकराल ये मित्रों ये आएगा, और दूसरा मिलान करते हैं तो फर्स्ट नंबर आता है, और जो बचता है फिर वो 3 नंबर
आएगा। ये क्रम रहेगा मित्रों, ये क्रम से लगा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो में प्राप्त नहीं हुई है? अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? पशुपति की मोहर नहीं मिली है दोस्तों, या बी नंबर बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ नहीं मिला है, या सी नंबर बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित, या डी नंबर कांस्य नर्तकी। तो बताइए कि कौन सी जो है कलाकृति नहीं मिली है मोहनजोदड़ो से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बलुआ पत्थर का जो है जो दोस्तों पुरुष धड़ नहीं प्राप्त हुआ है। दोस्तों जानते हैं आप कि मोहनजोदड़ो जो है स्थान जो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। किस तट पर? तो दाईं ओर यानी दाएं तट पर है मित्रों स्थित है, जिसकी खोज जो है 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की जाती है मित्रों, है ना। यह सिंधु सभ्यता का मित्रों सबसे विशाल और सबसे समृद्ध नगर बताया गया है, या है बताया ही नहीं। यहाँ की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में मित्रों बेलनाकार मुहरें मिली हैं, प्रस्तर योगी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुनाथ अर्थात शिव अंकित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? मित्रों इसमें नहीं शब्द लिखा है, इसको सर्किल में कर लीजिए ताकि ध्यान बना रहे आपका। तो बताना है निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सिंधु और सरस्वती नदी घाटी के बारे में सही मेंशन नहीं है। नंबर ए दिया गया है, गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, क्या ये सही नहीं है? दूसरा है मित्रों गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, क्या ये सही नहीं है? तीसरा है उनका व्यापार मेसोपोटामिया चीन रोम से भी होता था, क्या यह सही नहीं है? और अंतिम नंबर डी नंबर है मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, क्या ये सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर मित्रों सी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास जो है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे फली फूली और इसके अधिकांश जो स्थल हैं हकरा और घग्घर नदी में पाए गए हैं। दोस्तों चीन एवं रोम से व्यापार की उपस्थिति का कोई वर्णन यहाँ पर नहीं मिला है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर मित्रों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी ये बताना है मित्रों। अगला प्रश्न है अपना, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका शासन प्रणाली वहाँ की कैसी व्यवस्था थी ये बताना है। प्रश्न नंबर 1 है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष संघवाद की व्यवस्था थी शासन प्रणाली, या नंबर बी है ओलिगार्की शासन प्रणाली थी, या सी नंबर है सैद्धांतिक संघवाद था, या डी नंबर है सैद्धांतिक एकात्मवाद। इस प्रश्न का मित्रों आपने टिक कर लिया होगा। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो ओलिगार्की शासन प्रणाली प्रचलित थी। मित्रों इसमें देखिए आइए जान लेते हैं और थोड़ा सा इसमें जिस ओलिगार्की प्रशासन प्रणाली सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था में स्थापित थी कहेगी। ओलिगार्की का दोस्तों अर्थ होता है धनवान अभिजात वर्ग या वणिक वर्ग। क्या? धनवान अभिजात या वणिक वर्ग, ये हो मित्रों इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गौतम बुद्ध के महान परिनिर्वाण के पश्चात के पश्चात उनके शरीर जो उनको शरीर था मित्रों, उनके शरीर धातु यानी जो अवशेष बचे थे के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? गौतम बुद्ध के महानिर्वाण प्राप्त के पश्चात दोस्तों उनके शरीर धातु अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ये प्रश्न है अपना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु है, 1 में, बी में है द्रोण, 3 में महाकश्यप और 4 में यानी डी में उपालि दिया गया है। तो इसको जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है
बी सही होगा। यानी द्रोण वह व्यक्ति था जिसने गौतम बुद्ध के महापरिवार निर्माण के पश्चात दोस्तों उनके शरीर के वितरण में प्रमुख भूमिका निर्वहन किया था। मित्रों, आप जानते हैं कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी और मृत्यु के पश्चात दोस्तों 80 वर्ष की आयु में यानी मृत्यु के पश्चात मित्रों इनके जो शरीर को है अस्थि अवशेषों को लेकर के विवाद हो गया था, जिसको 8 दावेदारों ने दावा किया था। इस संबंध में फिर मित्रों द्रोण नामक एक व्यक्ति ने इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये अगला प्रश्न है अपना, जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर कूट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। सूची 1 में लिखा गया है दोस्तों यक्षिणी या शासन देवता, यानी यक्षिणी या शासन देवता, और सूची 2 में लिखा गया तीर्थंकरों से संबंधित या संबद्धता। नंबर 1 की तरफ देखते हैं। ए में लिखा सिद्धायिका, क्या आदिनाथ से उनका संबंध है? चक्रेश्वरी, क्या उनका नेमनाथ से संबंध है? अंबिका, पार्श्वनाथ से क्या उनका संबंध है? या डी नंबर है पद्मावती, महावीर से संबंध है। तो बताना है मित्रों किसका किससे संबंध है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ये यानी ए का 4 यानी सिद्धायिका का संबंध जो है महावीर स्वामी से है, और चक्रेश्वरी का जो संबंध है दोस्तों बी का जो 1 हो जाएगा, यानी आदिनाथ का इनसे संबंध है। और अंबिका का जो संबंध है मित्रों वे नेमिनाथ से है, अर्थात सी का 2 मिलान करेंगे और जो बचता है वो हमारा जो हो जाएगा पार्श्वनाथ से संबंधित, यानी पद्मावती का संबंध पार्श्वनाथ से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, ये रहा अपना नेक्स्ट प्रश्न। जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन है? एक जैन ग्रंथ है मित्रों कुवलय माला, उसका लेखक कौन है ये बताना है। तो बताइए इसका लेखक जो है कौन होगा? उद्योतन सूरी है, हरिभद्र है, महेश्वर सूरी है या गुणचंद्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपने टिक कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उद्योतन सूरी इस ग्रंथ के लेखक हैं। इस ग्रंथ की रचना जो है जो दोस्तों उद्योतन सूरी द्वारा जालौर में रहकर 778 ईसा के लगभग की गई थी, जो एक प्राकृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में दोस्तों 18 देसी भाषाओं का मेंशन भी मिलता है। इन 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख है। यानी कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या होता था? आगे देखना है कि हमारा प्रश्न है मौर्य काल में जो था दोस्तों वो सन्निधाता का क्या अर्थ होता था ये बताना है। नंबर ए राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक था। नंबर बी है प्रमुख सेनाध्यक्ष था, और नंबर सी है नमक अधीक्षक होता था। नंबर डी है आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी होता था। इस प्रश्न का उत्तर आपने टिक कर लिया होगा, जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि मौर्य काल में जो सन्निधाता शब्द आया है उसके लिए उसका अध्यक्ष जो होता था या कहें कि उसका जो कार्य था राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक के रूप में काम करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये है निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नामक लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? यानी किस शासक के सिक्कों पर जो है रोमा शब्द लिखा है और रोमन वेशधारी यानी रोमन वेशभूषा में है जो देवी की मूर्ति बनी हुई है। बताना है इसको। ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क प्रथम के या हुबिस्क प्रथम के, सी नंबर है कुजुल कदफिसेस के, या ऑप्शन नंबर डी है एजिलाइसिस के सिक्कों पर। तो इसका आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हुबिस्क प्रथम के सिक्कों पर जो है दोस्तों रोमा शब्द लिखा हुआ है और वे रोमन वेश में देवी की मूर्ति भी अंकित मिली हुई है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये, हुबिस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा, प्रश्न है हमारा, हुबिस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा देवता का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय देवता से है, यूनानी देवता से है, सी नंबर है मिस्र के देवता से है, या डी नंबर है पारसी देवता से है। बताना है इसका उत्तर। तो आपने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, यानी कि पारसी देवता। ये पारसी देवता से अहुर माजदा का जो है दोस्तों संबंध है। मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि हुबिस्क ने जो है बहुत से सोने के और ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया था, और हुबिस्क के सिक्के कुछ जो दोस्तों हैं रजत के भी प्राप्त हुए हैं, जिनके ऊपर जो मित्रों ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है। सिक्कों के हुबिस्क दोस्तों सिक्कों पर जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां या अंकित भी हैं, आकृतियां बनी हैं, और यूनानी एवं रोमन लिपि रोमन वेशधारी देवी की भी दोस्तों आकृति छपी हुई है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये रहा अपना अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण किस में दिया गया है? कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन का जो है दोस्तों वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वायु पुराण में, बी नंबर है महावंश टीका में, सी नंबर है दीपवंश में, या अर्थशास्त्र में। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन है किस में मिलता है उसका उल्लेख। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो है मित्रों वो बी सही होगा, यानी महावंश टीका में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस ग्रंथ से जो है महावंश ग्रंथ से जो है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य नामक क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुआ बताया गया है। उल्लेखनीय है कि जैन एवं बौद्ध धार्मिक ग्रंथ मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य को स्पष्ट रूप से क्षत्रिय वर्ण का स्वीकार करते हैं, यानी महावंश टीका जो है मौर्य कुल से बताता हुआ है, लेकिन जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि मित्रों जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक क्षत्रिय योद्धा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी? तो ये प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका लेखन कार्य जियाउद्दीन बर्नी द्वारा जो है नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है तारीख है फिरोज शाही, ये बताना है, बी नंबर है फतवा ए जहांदारी, सी नंबर है हसरतनामा, और डी नंबर है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो बताना है कि आपकी ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखित नहीं है। आपने इसका टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो ऑप्शन नंबर जो है फुतुहात ए फिरोज शाही, यानी डी नंबर सही होगा। मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि फुतुहात ए फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक की जो है एक आत्मकथा है, जिसके लेखन का जो कार्य है दोस्तों स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और जिसका क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य के संबंध में देखते हैं कि अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था, यानी जो फिरोज शाह की पुस्तक या आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही, उसका उद्देश्य था क्या? अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक घोषित करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में ठक्कर फेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे? बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है इसमें जो टकसाल का एक प्रमुख ज्ञाता था, किसके शासनकाल में था ठक्कर पेरू, ये है ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, और गयासुद्दीन तुगलक के समय, या अलाउद्दीन मोहम्मद शाह के समय। तो इस प्रश्न का हमारा मित्रों सही उत्तर होगा, आपने टिक कर लिया होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ठक्कर पेरू जो है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक टकसाल ज्ञाता था। दोस्तों, इसके शासनकाल में जो है यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सिक्कों, धातुओं एवं रत्न विशेषज्ञ के रूप में ठक्कर फेरू को नियुक्त किया गया था। आगे मित्रों बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। यह है
दिल्ली सुल्तान के सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। जानकारी करना है, ज्ञात करना है कि दिल्ली सल्तनत का एक जो शासन प्रशासन था उसमें से ये कौन सा सुमेल नहीं करता है। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, क्या ये सुमेलित नहीं है। बी नंबर है चौधरी जो परगना का मुख्य अधिकारी होता है, क्या ये सही नहीं है। जहादारी राज व्यवस्था का संस्थापक था, ये सही नहीं है। डी नंबर पायक घुड़सवार सैनिक, क्या ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा मित्रों ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी पायक जो है घुड़सवार सैनिक नहीं होते थे, पायक जो होते थे मित्रों वो पैदल सैनिक होते थे। बाकी इसके सभी के ये सामने सामने जो लिखे हुए हैं ये सभी के मिलान सही हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अपना प्रश्न हल करते हैं और आगे नेक्स्ट है और कूट के अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रमानुसार रखना है। यानी अकबर ने अभियान किया था जो जीतने का क्रम में लगाना है उसको। तो बताइए ये कौन किस तरह है, मिलाना है। सिंध, खानदेश, बंगाल, काबुल। तो आपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो संभव तो लगा लिया होगा, यानी सिंध, खानदेश, बंगाल और काबुल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है मित्रों कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, देखिए मित्रों ए नंबर है ना सही होगा। सिंध के संबंध में दोस्तों जानते हैं कि सिंध जो है मिर्जा जानी बेग यहाँ का स्वतंत्र शासक था। अकबर ने यहाँ 1590 में धावक मारा था। और खानदेश को जो दोस्तों जानते हैं यानी सिंध को 1590 था और खानदेश जो है दोस्तों ये 1591 में था ये। और जो हमारा अगला है बंगाल, बंगाल के संबंध में जानते हैं कि ये 1574 था और ये 1574 था। और जो बचता है काबुल, काबुल के संबंध में मित्रों आप जानते होंगे कि इसका जो शासक था कौन था, सौतेला भाई था अकबर का मिर्जा हकीम मोहम्मद ना। यहाँ पर 1521 को शासन किया गया था, 1581 ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना संबंधित है। सद्र, दीवान, सूबेदार, दीवान बयूतात। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाना संबंधित है। सद्र, बी नंबर दीवान, सी नंबर सूबेदार और डी नंबर है दीवान ए बयूतात। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दीवान ए बयूतात जो है एक अधिकारी जो कारखाना था, यानी कारखाने का जो अधीक्षक होता था उससे बिलोंग करता है। अगला प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं। मुगल काल में इजरा क्या थी। मुगल काल में इजरा क्या थी तो ये बताना है। राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी या कर संग्रहण की एक व्यवस्था थी या व्यापार पर कर लगने वाला कर था या डी नंबर है गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर था। तो इस यानी इजारा प्रथा का या इजरा का संबंध जो है ये कृषि से होता था। कृषि की एक यह व्यवस्था थी जिसमें कृषि को व्यवस्थित किया जाता था। नेक्स्ट है, चलिए आइए इसको व्याख्यात कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसको। मुगल काल में मित्रों इजरा जो होती राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। जुल्फ़िकार खां मुगल बादशाह जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था। इसी ने जो है इजरा व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। कौन? जुल्फ़िकार खां जो मुगल बादशाह जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था। तो जुल्फ़िकार खां था जो इसने इजरा प्रणाली को बढ़ावा दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। ये है मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे। तो ये प्रश्न आसान सा है और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यानी मुगल काल में दाखिली सैनिकों को दाखिली एक कौन थे तो ये पूरक सैनिक होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। शेर शाह सूरी के संदर्भ में कौन से कथन या कथन सत्य है। इसको आप पढ़ना है
और फिर कूट के माध्यम से इसका उत्तर जो है मित्रों देना है आपको। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो ए नंबर में लिखा हुआ है कन्नौज के युद्ध के पश्चात वो भारत का शासक बन जाता है, क्या ये सही है। दूसरा नंबर है उसने जो है बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया था, क्या ये सही है। नेक्स्ट है सरकारों में विभक्त कर दिया था जो सीधे उसके नियंत्रण में थे, क्या ये सही है। क्या ये सही है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से अपने इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो केवल एक सही है, बी नंबर केवल 2 सही है, या सी नंबर दोनों सही हैं, और डी नंबर ना 1 सही है और ना 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी दोनों सही उत्तर हैं। यानी कन्नौज के युद्ध के बाद जो कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था, या इसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मुगल बादशाह हुमायूं पराजित हुआ था, और इसी समय भारत का शासक शेरशाह क्या हुआ था, कहें कि बन गया था। और बंगाल का जो बात है यहाँ पर शेरशाह द्वारा उसने 47 परगनों में या सरकारों में इसको विभक्त भी कर दिया था। इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था। प्रश्न है हमारा कि भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था। असहयोग आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को, या सविनय अवज्ञा आंदोलन को, या डी नंबर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा हमारे इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर जो है मित्रों वो सी सही होगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है का समर्थन राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का आंदोलन को समर्थित किया था पूंजीपतियों ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये अपना, किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, किसने 1920 में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष को सुशोभित किया था, यह अध्यक्षता की थी। तो वी गिरी, बी नंबर लाला लाजपत राय, सी नंबर एस एम जोशी, और डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो आपने टिक कर लिया होगा। इसका सही जो उत्तर होगा मित्रों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय ने जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में जो सम्मेलन हुआ था बम्बई में उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगर इसके बाद संस्थापक की दोस्तों बात करते हैं तो जो इसके संस्थापक थे एन.एम. राव जोशी थे, यानी नारायण मल्लहाव राव जोशी इसके संस्थापक थे, एन.एम. राव जोशी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है हमारा, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था। तो ये आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपने दे दिया होगा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है विनोबा भावे। यानी आप जानते हैं दोस्तों कि जो है 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा जो है यानी कि सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह का सुझाव दिया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, जिसको अनुपालित करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे बने थे। और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जे.एल. नेहरू थे। तो इस प्रकार से ये उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मित्रों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन पर दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें।